Hello friends, this is Shiv Misra and welcomes you all on this channel. फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का एक टॉपिक साइंस का, जिसका नाम है कार्बन और इसके यौगिक। फ्रेंड्स, इस टॉपिक से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कार्बन और इसके यौगिक। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि प्रकृति में सबसे ज़्यादा यौगिक कार्बन के पाए जाते हैं। हमारे दैनिक जीवन में ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्बन की बहुत ज़्यादा उपयोगिता है। चूँकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, कार्बन मुक्त रूप से प्रकृति में पाया जाता है और यौगिक रूप में भी पाया जाता है। कार्बन की संयोग करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए प्रकृति में इसके बहुत ज़्यादा यौगिक पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा यौगिक पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे कि कार्बन के शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो कार्बन शब्द लैटिन भाषा के कार्बो नामक शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है कोल या कालिक। ठीक, कार्बन का प्रतीक अगर देखा जाए तो कार्बन को सी से डिनोट किया जाता है, सी से, इंग्लिश अल्फ़ाबेट कैपिटल लेटर के सी से डिनोट किया जाता है, और इसका परमाणु क्रमांक 6 है, 6। फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन पूछे कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है। अब संयोजकता का मतलब कि कार्बन कितने परमाणु से संयोग कर सकता है, अर्थात वह कितने बॉन्ड बना सकता है, कितने लोगों से जुड़ सकता है। तो कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, अर्थात 4 लोगों से जुड़ सकता है। तो कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई? 4। अब हम देखेंगे फ्रेंड्स, कार्बन के अपरूप से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बन के अपरूप से आप क्या समझते हैं। तो अपरूप केवल कार्बन के नहीं होते हैं। अपरूप का मतलब ये होता है कि किसी परमाणु का अपरूप उसी का ही अलग अलग रूप होता है, जिसका जो रासायनिक गुण होता है वह तो समान होता है, परंतु जो भौतिक गुण होता है वह भिन्न भिन्न होता है। उसमें उसके अंदर जो निहित रहेगा वही परमाणु रहेगा, परंतु वो ऊपर से देखने में अलग तरह का बिहेवियर करेगा। जैसे कार्बन प्रकृति में कोयला, कालिक, ग्रेफाइट, हीरा आदि रूपों में पाया जाता है। ये सभी पदार्थ कार्बन के ही विभिन्न रूप हैं, जिनके रासायनिक गुण तो एक समान है, परंतु भौतिक गुण भिन्न होते हैं। इन्हें ही कार्बन के अपरूप कहते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कोयला भी कार्बन का रूप है, कालिक भी कार्बन का रूप है, हीरा भी कार्बन का रूप है और ग्रेफाइट भी कार्बन का रूप है, परंतु अलग अलग परिस्थितियों में रहने के कारण इनके भौतिक गुणों में भिन्नता आ गई है। ये बाहर से देखने पे अलग तरीके से लगते हैं, लेकिन अंदर से जो इनकी संरचना है, इनका जो रासायनिक संरचना है, वह कार्बन से ही मिलकर बना है, वह एक ही है। ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि इन जिनके रासायनिक गुण तो एक समान होते हैं, ये याद रखना पड़ेगा आपको कि रासायनिक गुण एक समान होते हैं, परंतु भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। उनके क्या कहते हैं? कार्बन के अपरूप कहते हैं। अब कार्बन के अपरूप कितने प्रकार के होते हैं? तो कार्बन के अपरूप 2 प्रकार के होते हैं। पहला है क्रिस्टलीय अपरूप और दूसरा है अक्रिस्टलीय अपरूप। क्रिस्टलीय अपरूप किसे कहते हैं? कार्बन के ऐसे अपरूप जिनके परमाणु एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, उनकी संरचना निश्चित होती है, उसको क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय अपरूप। इसका एग्जाम्पल है ग्रेफाइट और हीरा। ग्रेफाइट और हीरा। और अक्रिस्टलीय इसी का उल्टा है, इसमें जो परमाणु होते हैं अब क्या होते हैं? एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं, रैंडमली अरेंज्ड होते हैं, जैसे कोयला, लैम्प ब्लैक मतलब कालिक, ठीक, आदि। अब देखेंगे फ्रेंड्स कि ग्रेफाइट तथा हीरे के गुणों के बारे में बताइए। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ग्रेफाइट इसमें पूछा गया मेन रूप से कि ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है और हीरे की संरचना कैसी होती है। एक एक नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है ये, तो देख लेंगे। ग्रेफाइट शब्द ग्रीक भाषा के ग्रेफो नामक शब्द से बना है, जिसका अर्थ है लिखना। ग्रेफो नामक शब्द से बना है, जिसका अर्थ है लिखना। पेंसिल के अंदर फ्रेंड्स जो हम लोग वो लीड देखते हैं, जो पेंसिल की जिस निब से हम लोग लिखते हैं, वह भूरे रंग की जो निब होती है वही क्या होती है? ग्रेफाइट होती है। यह विद्युत का सुचालक होती है, और इसका गलनांक कितना होता है? 3700 डिग्री सेंटीग्रेड। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनता है कि इसकी संरचना कैसी होती है। तो इसकी संरचना कैसी होती है? षटकोणीय छल्ले के रूप में होती है। इसकी संरचना कैसी होती है? षटकोणीय छल्ले के रूप में होती है। और हीरे के बारे में भी यही क्वेश्चन पूछता है कि इसकी संरचना कैसी होती है। तो हीरा कार्बन का पारदर्शी क्रिस्टलीय अपरूप है। क्रिस्टलीय देखेंगे। क्रिस्टलीय का मतलब अभी हमने बताया कि क्रिस्टलीय अपरूप का मतलब ऐसे अपरूप जिनकी संरचना, जिसमें परमाणु एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, उसको क्रिस्टलीय कहते हैं, और जिसमें निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं रहते हैं उसको अक्रिस्टलीय कहते हैं। अब संरचना देखिए, इसकी संरचना होती है चतुष्फलकीय।
चतुष्फलकीय संरचना, इसको याद रट लेंगे दोस्त। इसकी संरचना क्या होती है? चतुष्फलकीय। और इसका उपयोग क्या होता है? कांच को काटने में तथा धातुओं को छेदने में, क्योंकि ये बहुत कठोर होता है हीरा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोकार्बन, देखिए हाइड्रोकार्बन जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना। हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, ठीक, और कार्बन, कार्बन तो कार्बन ही है। हाइड्रो प्लस कार्बन से मिलकर बना हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन से। तो ऐसे यौगिक, देखिए यहाँ पे क्या है, कार्बन तथा हाइड्रोजन के, कार्बन और हाइड्रोजन तत्वों के रासायनिक संयोग से जो यौगिक बनते हैं वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। देखिए नाम में भी इसमें है कि हाइड्रो और कार्बन, हाइड्रो माने H, हाइड्रोजन, और कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन के रासायनिक संयोग से जो यौगिक बनेंगे उनको क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन कहेंगे। जैसे मेथेन, अब देखिए इसमें हाइड्रोजन भी है कार्बन भी है। एथेन C2H6, C माने कार्बन और H माने क्या? हाइड्रोजन। देखिए इसमें कार्बन हाइड्रोजन, तो ये सब क्या है? हाइड्रोकार्बन है, जिसमें कार्बन तथा हाइड्रोजन के तत्व जो है रासायनिक संयोग करके नया यौगिक बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। नाम में ही हाइड्रोजन और कार्बन। अब देखिए हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? तो हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? देखिए अभी हमने आपको बताया कि कार्बन की कितनी संयोजकता होती है? कार्बन की संयोजकता 4 होती है, मतलब वह 4 बंध बना सकता है, 4 बंध बना सकता है, 4 लोगों से जुड़ सकता है। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा संतुलित हो। कार्बन जो चारों लोगों से बंध बना रहा है वो एकल बांध से संतुलित होनी चाहिए, उसको क्या बोलते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जैसे देखिए, जैसे है मेथेन, मेथेन का सूत्र होता है CH4, ये दिख नहीं रहा है, देखिए मेथेन का होता है CH4। अब इसमें देखिए कार्बन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन और यहाँ एक हाइड्रोजन, इन सब से एकल बंध से जुड़ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पे कार्बन चारों हाइड्रोजन से एकल बंध से जुटा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब इसी में देख लेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? देखिए वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य कम से कम एक द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित हो। अब देखिए यहाँ पे संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कि चारों बंध क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड होते हैं। परंतु असंतृप्त कार्बन में क्या होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में होता है कि कम से कम एक बॉन्ड जो होगा वो या तो डबल बॉन्ड होगा या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है, या तो द्विबंध होगा या तो त्रिबंध होगा। इसमें देखिए कार्बन हाइड्रोजन के बीच सब सिंगल बंध है, मतलब एकल बंध है, और इसमें देखिए कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, तो ये क्या हो जाएगा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगर सब एक सिंगल बंध है, एकल बंध है, तो क्या होगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगर उसमें एक भी द्विबंध या त्रिबंध आ गया तो क्या हो जाएगा? वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। आगे देखेंगे कि ईंधन किसे कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ईंधन ऐसे पदार्थ होते हैं जो जलते हैं और हमको क्या होती है? ऊष्मा तथा ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। हमारे दैनिक जीवन में ऊर्जा का अधिकांश भाग किससे प्राप्त होता है? ईंधन से प्राप्त होता है। जैसे लकड़ी जलाते हैं हम लोग, पेट्रोल जलाते हैं, पेट्रोल से ऊर्जा मिलती है तो वाहन चलते हैं, ठीक है, बड़े बड़ी कंपनियां चलती हैं, इंजन चलते हैं। लकड़ी से जला के हम लोग आग ठंडक में लकड़ी जला के मतलब ऊष्मा लेते हैं, फिर खाना बनता है, गोबर के उपले बन रहते हैं उस पर खाना बनता है, तो ये सब क्या है? ईंधन के स्रोत हैं। बायोमास है, पेड़ की लकड़ियाँ, ये सब क्या है? बायोमास है। तो इनसे क्या मिलता है? हम लोगों को ईंधन मिलता है, ठीक है। तो ईंधन ऐसे पदार्थ होते हैं जो दहन क्रिया के फलस्वरूप क्या देते हैं? ऊष्मा प्रदान करते हैं। दैनिक जीवन में विभिन्न क्रियाकलापों हेतु ऊर्जा के स्रोत के रूप में ईंधन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मीथेन को मार्स गैस क्यों कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मीथेन गैस दलदली स्थानों में, ठीक है, पेड़ पौधों व अन्य कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से उत्पन्न होता है, इसलिए इसे मार्स गैस कहते हैं। मार्स गैस क्या होता है कि जहाँ बहुत दलदली, जैसे देखिए धान के खेतों में, फिर सुंदरबन डेल्टा का नाम सुना होगा, वहाँ पे बहुत दलदल रहती है, ठीक है, तो ऐसे जगहों पे जब जीव जंतु मरते हैं या फिर पौधे सड़ गल जाते हैं उसमें, तो क्या होता है? उसमें एक बदबूदार गैस उत्पन्न होती है, उसको क्या बोलते हैं? मीथेन। इसीलिए बदबू करने कारण और दलदली स्थानों में उगने कारण इसको क्या निकलने कारण क्या बोलते हैं? इसको मार्स गैस बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बायोमास किसे कहते हैं। बायोमास, देखिए बायोमास का हिंदी होता है जैव द्रव्यमान। जैव मतलब ऐसे पदार्थ जिनमें जीवन हो, ठीक है, और द्रव्यमान उनके अंदर जो भी
स्थित उसको बोलते हैं जैव द्रव्यमान। जैसे वनस्पतियों एवं जंतुओं के शरीर में स्थित पदार्थों को जैव द्रव्यमान। जैव मतलब जिसके अंदर जीवन है। अब देखिए वनस्पतियों के अंदर भी जीवन है, जंतुओं के अंदर भी जीवन है। और द्रव्यमान माने जीवन वाले वस्तुओं के अंदर जो द्रव्यमान होता है माने उसके शरीर में जो पदार्थ उपस्थित होते हैं उनको क्या बोलते हैं, जैव द्रव्यमान। जैसे लकड़ी, कृषि अपशिष्ट, गोबर इत्यादि। ठीक है, ये गांव में खर्च होने वाली अधिकांश ऊर्जा का अंश प्रदान करते हैं। अब देखिए गांव में अभी भी भले ही उज्ज्वला योजना आ गई, घर घर सिलेंडर पहुंच गया, फिर भी अभी भी देख रहे हैं कि अधिकांश हिस्सा गोबर से ही, लकड़ी से ही सब लोग खाना बनाते हैं अभी भी गांव में। अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम को द्रव सोना क्यों कहा जाता है। पेट्रोलियम का उपयोग कृषि उद्योग, यातायात, संचार तथा ऊर्जा की आवश्यकता के, देखिए फ्रेंड्स किसी भी देश में पेट्रोल की सबसे ज़्यादा, अगर पेट्रोल की मांग देखिए, अगर पेट्रोल 1 रुपया भी बढ़ जाता है तो कितना ज़्यादा मारा मारी होने लगता है। सब लोग पहले से ही, हम लोगों के देश में तो मध्यम वर्गीय परिवार वाले पहले से ही लाइन लगा के, एक दिन पहले अगर सूचना मिल जाती है कि हाँ कल बढ़ने वाला है तो पहले से ही लाइन लगा लेते हैं किसी भी देश के लिए। ठीक है, पेट्रोल का इतना ज़्यादा महत्व है कि उस देश की विकास, उन्नति इसी बात पे निर्भर करती है कि उसके पास कितना पेट्रोलियम है। किसी भी देश के लिए जो पेट्रोलियम है वह उसके लिए सोने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि ऊर्जा, यातायात, कारखानों, हर जगह पेट्रोलियम का इस्तेमाल होना है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, द्रव सोना बोलते हैं। ठीक, अगला है पेट्रोलियम का शोधन किस विधि से किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम का शोधन किस विधि से किया जाता है तथा इसमें कौन कौन से अवयव प्राप्त होते हैं। तो पेट्रोलियम का शोधन किया जाता है फ्रेंड्स प्रभाजी आसवन विधि द्वारा, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। और इसमें कौन कौन से अवयव प्राप्त होते हैं, पेट्रोल है, डीजल है, पैराफिन है, केरोसिन मतलब मिट्टी का तेल, ईथर, प्राकृतिक गैस इत्यादि। अब देखिए कुछ क्वेश्चन है इसमें बहुविकल्पी, इसमें हम लोग देख लेंगे कि निम्नलिखित पदार्थों में से किसमें कार्बन नहीं पाया जाता है। अब हम लोग जानते हैं कि कोयला तो कार्बन का ही एक रूप है। रोटी में भी कार्बन पाया जाता है। देखिए जब रोटी बनाते हैं उसमें काला काला लग जाता है, वो कार्बन ही रहता है। चीनी में भी कार्बन पाया जाता है। जब चीनी को आप जलाएंगे तो क्या होगा, खाली कार्बन ही शेष बचेगा। नमक में नहीं पाया जाता। नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl। मतलब ये सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बनता है। ठीक है, ये अकार्बनिक पदार्थ है, इसमें कहीं भी कार्बन नहीं पाया जाता है। तो इसका उत्तर क्या होगा, नमक में नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में कार्बन पाया जाता है। पहला केवल मुक्त अवस्था में, दूसरा केवल यौगिकों में, तीसरा मुक्त एवं यौगिक दोनों अवस्थाओं में। तो हम बताएं अभी आपको कि प्रकृति में मुक्त और यौगिक दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। मुक्त और यौगिक दोनों अवस्थाओं में, तो इसका उत्तर कौन सा है, सा सही है, सा उत्तर सही है, ये मुक्त और यौगिक दोनों अवस्थाओं में। अब कुकिंग गैस LPG में सबसे अधिक मात्रा किस चीज़ की रहती है, तो इसमें इसका उत्तर है ब्यूटेन की सबसे अधिक मात्रा रहती है। और फ्रेंड्स कुकिंग गैस LPG में एक ऐसी गैस मिलाई जाती है जिसके कारण वह बदबू देने लगती है। ठीक है, अगर लीक होने तो उसका नाम है इथाइल मरकैप्टन। क्या नाम है उसका, नाम है इथाइल मरकैप्टन, इथाइल मरकैप्टन। अब देखिए कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। क्रिस्टलीय रूप का मतलब ही हमने बताया आपको कि जिसमें कार्बन के परमाणु एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, उसको क्रिस्टलीय रूप कहते हैं। और उसका उदाहरण मैंने बताया था ग्रेफाइट और हीरा, तो इसका उत्तर क्या होगा, ग्रेफाइट। ठीक, अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें है कि NH2CO, ये यूरिया का सूत्र है, NH2CO, और यह प्रयोगशाला में बनने वाला प्रथम यौगिक था। इसे होलर ने बनाया था, होलर नामक वैज्ञानिक ने, होलर नामक वैज्ञानिक ने इसे बनाया था। तो फ्रेंड्स कार्बन और उसके यौगिक चैप्टर ही समाप्त हुआ। आई होप कि यह आपको आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको हेल्पफुल लगे, आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल को दबा दीजिए जिससे कोई भी नई वीडियो पड़े तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। PDF के लिए आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर तो आप पुरानी वीडियो में ही देख लीजिएगा, इस डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे नंबर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।